इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर इधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छुपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने, बुआ बिनती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा, पालत बटत ते बोल गए, मर गए रहो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाइयो। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गयो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुना पापा आपने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि ई असुआ ढरकाए रही हो? ये सब चोचला अपने ओ के दिखाए जाए के 2 महीना और है, अब वहीं से उथियानी ना आओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर आई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर तो उल्टे पांव लौट आई और सुधा के कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ ज्यादा शोर हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चले जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी, या घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वो चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ अंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी है, इनके बारे में सुधा ने बताया नहीं तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़ा था और सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तोके देख के। हाँ तो सुकुल। वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिनती का बिया टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का बिया आषाढ़ में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ ऐसी बिटिया, सुनी मांग लिए परछावा करत। एयर ओवर बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए की शिक्षा काफी है, वरना हमारी जाति में लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से
का करे का है तो के लड़काओ अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए देत हैं, मिलाए लो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने डूबे हुए कहा। तो फिर तुम इन जूता पिटाऊ बड़कऊ से कह दियो आए कि कल से हमारी छाती पर मूंग दलें। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर। तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया में लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालात में जमा करनी चाहिए। जी हाँ, बड़े थोके सर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय ही हो गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनती है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और कहना ही क्या। एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है ही नहीं ना, महाराजिन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही तो सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था, कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था। चली गई, फिर घूम फिर लेने दो बेचारी को। अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जनपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिंग। डॉक्टर शुक्ला अब अजब से स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा है तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात भी कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही काफी नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो रहा था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद नंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक
थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत वरबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, 2.5 मन की हालत, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचबे करी हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई थी। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांक कांक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का उपन्यास हम आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।